हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे आप सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे जो आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय है बोले तो जीव विज्ञान का पहला अध्याय है वो क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मैंने कल इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने पूरा करा दिया था। जी हाँ, जितने आपको दे रहे हैं मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर का जितने भी आपको बहुविकल्पी हैं कल मैंने पूरा बहुविकल्पी जितने बहुविकल्पी जैव प्रक्रम से आते हैं उसको मैंने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं, या फिर आइकॉन के बटन हो गया यहाँ पे क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव, यानी कि बोले तो बहुविकल्पी जितने सारे बहुविकल्पी आते हैं उतने में आपको करवा दिए थे पिछले साल के, जो बार बार आते हैं वही हैं। और अब यहाँ पे है 17 अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, इसलिए 17 दूना 34 अंक आपका क्लियर हो जाएगा जैव प्रक्रम से। ओके, तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से अच्छे से घर बैठे कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बिल्कुल इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। रही बात पीडीएफ, कहेंगे सर इसका मुझे पीडीएफ मिल जाता तो और मजा आ जाए। तो ये जो पीडीएफ है यही पीडीएफ में मेरा 4 पेज का देख सकते हैं, 4 पेज है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पे सेंड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे इसका पूरा मेरे प्यारे जो पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। यानी कि जो आपकी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है यहाँ पे पूछा है। अगर ये बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग कि हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण ये जो प्रश्न है यह हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जाता है। कब कब आया है? तो ये जो प्रश्न है सन 2013 में भी आया था, सन 2014 में भी आया था, सन 2015 में भी आया था, वहीं 17, 18 और 16 बार बार ये रिपीट किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या। तो प्रकाश संश्लेषण वह अपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल को अकार्बनिक सरल यौगिक इसको अब सही रहेगा, सरल यौगिक या यौगिकों, सही है, यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिए जाते हैं या बदल दिया जाता है। बात समझ आ रही है? प्रकाश संश्लेषण क्या है बता देना है। प्रकाश संश्लेषण वह अपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों को, जो अकार्बनिक सरल यौगिक होते हैं, अकार्बनिक सरल यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या है, जैसे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पर्णहलित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब कहेंगे सर इसका रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण देख लीजिए, वो है 6CO2 प्लस 12H2O। 12 हमारे जल के कण विद्यमान होते हैं इसमें अणु, और यहाँ पे क्या रहेगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और किसके, पर्णहरित, और किसकी, पर्णहरित की उपस्थिति में। तो क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस 6 जल के अणु 6H2O प्लस कार्बन के ऑक्सीजन के 6 अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी परिस्थितियां हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आदि परिस्थितियों का होना बहुत ही
आवश्यक है। तो सपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है? तो पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल आदि परिस्थितियों का होना बहुत क्या होता है? आवश्यक होता है। इसके उत्पाद हमारे क्या है? तो इसके जो उप उत्पाद जो होते हैं वो हमारे क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्या होता है? ग्लूकोसी 6H12O6। इसको कहते हैं आपके उप उत्पाद। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसमें अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है, इसको यहाँ पे पूछा है। तो मनुष्य के जबड़े में अग्रचर्वणक जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है तथा इसका कार्य क्या है, एवं इसका कार्य क्या होता है। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणक जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो मनुष्य के जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी होती है। प्रत्येक मनुष्य के जबड़ों में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो सीधा बता देना है, प्रत्येक मनुष्य के जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की जो संख्या होती है वो हमेशा 2 जोड़ी होती है। यह भोजन के कुचलने और चबाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, या फिर यह भोजन को कुचलने में या फिर उसको चबाने में सहायता करते हैं। जो हमारे क्या होते हैं? अग्रचर्वणक जो दांत होते हैं। कार्य बात समझ आई क्या होता है? भोजन को कुचलना और चबाना। कितने अग्रचर्वणक होते हैं? 2 जोड़ी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है अगला? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? जो आमाशय है, जो मनुष्य का आमाशय होता है उसमें जो अम्ल होती है उसमें उसकी क्या भूमिका होती है? ये 2020 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न बना हुआ है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम को तैयार करता है। जो आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह एक अम्लीय माध्यम क्या करता है? तैयार करता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो हमारे आमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया में क्या होता है? सहायता करता है। और यह भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने का भी कार्य करता है। बात समझाई? जो हमारे आमाशय में अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है? तो सीधा बता देना है, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हमारे आमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। और यह भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने का भी क्या करता है? कार्य करता है। 5वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्या है? रसा अंकुर किसे कहते हैं? यह कहाँ पाए जाते हैं तथा इसका कार्य क्या है? जो रसा अंकुर होते हैं किसे कहा जाता है? रसा अंकुर या फिर क्या होता है? और यह कहाँ पाए जाते हैं? जो रसा अंकुर होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं तथा इसका कार्य क्या है? इसको पूरे को आपको डिटेल में देना है। तो सीधा बता देना है, जो रसांकुर होते हैं यह छोटी आंत में पाए जाते हैं। रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। और कहाँ? विशेषकर एलियम में यानी कि शेषांत्र में पाए जाते हैं। रसांकुर छोटी आंत में, विशेषकर कहाँ पाए जाते हैं? एलियम यानी कि शेषांत्र में पाए जाते हैं। ये आंत्र अवशोषण तल को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, लगभग कितने गुना? 10 गुना तक। इस प्रकार यह पचे हुए भोजन के अवयव के अधिक अवशोषण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, तो रसांकुर कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, रसांकुर कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत के, विशेषकर एलियम शेषांत्र में। एलियम अर्थात शेषांत्र, क्योंकि शेषांत्र का नाम क्या है? एलियम है। एलियम में पाए जाते हैं। 6वां प्रश्न यहाँ पे। 6वां प्रश्न क्या है? आहार नली के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। जो आहार नली होती हैं उनके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं?
तो आहार नली के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो आहार नली जो विभिन्न भाग होता है, पहला क्या होता है? मुख गुहा। आहार नली का सबसे पहला मुख्य भाग क्या होता है? मुख गुहा होता है। दूसरा क्या होता है? मुख, यानी कि जो मुंह होता है, मुख या फिर मुख गुहा भी इसको कहते हैं, मुख और मुख गुहा। तीसरा क्या होता है? ग्रसनी। तीसरा क्या होता है? ग्रसनी। और जो चौथा होता है वो क्या होता है? ग्रास नली होता है। चौथा क्या होता है? ग्रास नली होता है। पांचवा क्या होता है? आमाशय होता है। और छठा क्या होता है? आंत होता है। तो आहार नली के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? मुख गुहा, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। ये सब क्या होते हैं? आहार नली के विभिन्न भाग होते हैं। आहार नली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं बता देना। मुख गुहा, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत, ये सब क्या है? आहार नली के भाग होते हैं। सातवां प्रश्न है। प्रश्न क्या है सातवां? अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अवशोषण होता है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। या फिर दे देगा कि अवशोषण क्या है, स्पष्ट करें, या फिर दे देगा कि स्वांगीकरण क्या है, स्पष्ट करें। तो इनको ज़्यादा नहीं लिखना होता, केवल 30 शब्दों में लिख देंगे, इतना हो जाता है, ठीक है ना, 30 वर्ड। उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे आपका? आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण सीधा बता दीजिएगा। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण कहा जाता है किसे कहते हैं, याद रखना। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने क्रिया को अवशोषण कहते हैं, या फिर अवशोषण कहा जाता है। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव्य तक पहुंचने के बाद भोजन के तत्व को कोशिका में जीवद्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषण किसे कहा जाता है? आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव्य तक पहुंचने के बाद भोजन के तत्व को कोशिका में जीवद्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रुधिर दाब किसे कहते हैं? जो रुधिर दाब होता है वो क्या होता है? जितने भी आपको प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो रुधिर दाब क्या होता है? तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर या वाहिनियों द्वारा दीवारों पर डाले गए दाब को तो यहाँ पे ये पूछा यहाँ पे कि रुधिर दाब क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बनाना है रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त दाब कहा जाता है, या फिर रुधिर दाब कहते हैं। और धमनियां वह नलिका है जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाती हैं। 9वां प्रश्न है, क्या है? परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? या फिर परासरण की परिभाषा दीजिए, या फिर परासरण क्या होता है? किसी भी प्रकार से वहाँ पूछ सकता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या देंगे? परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है। जो परासरण है यह एक विशेष प्रकार क्या है? विसरण क्रिया है, जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार आता जाता है। तो परासरण किसे कहते हैं? सीधा बता देना है। परासरण एक विशेष प्रकार क्या होती है? विसरण क्रिया है। परासरण एक प्रकार क्या होती है? विसरण क्रिया होती है, जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम्य झिल्ली
जिसमें दो जो विलयन होते हैं उनके विलायक का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार आता जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि भोजन का स्थानांतरण पौधों में फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जो जाइलम का कार्य होता है वो ऊतक पौधों में जल का स्थानांतरण करना, यानी कि जाइलम ऊतक पौधों में जल का स्थानांतरण करना जाइलम ऊतक का कार्य होता है। लेकिन फ्लोएम का क्या कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य सिर्फ एक ही होता है, वो भोजन का स्थानांतरण करते हैं। तो जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। और फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या होता है? तो यह हमारा भोजन का स्थानांतरण पौधों में होता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात मिली, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गया, दे दिया कि चलिए बताइए कि जो जाइलम द्वारा क्या स्थानांतरित होता है, तो याद रखना जल स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा क्या स्थानांतरित होता है? भोजन का स्थानांतरण होता है, बस। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पौधे सजीव होते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। जो पौधे होते क्या होते हैं? यह सजीव होते हैं, और इसको क्या करना है? स्पष्ट करना है, यानी कि सही ढंग से बताना है कि हाँ पौधे एक्चुअली में सजीव ही होते हैं। तो पौधों में भी मनुष्य की तरह ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है, या फिर दक्षता होती है। जो पौधे होते हैं ये किसकी तरह? मनुष्य की तरह क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पहला तो ये गुण हो गया। और दूसरा, पौधे मनुष्य की तरह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, क्योंकि जीव ही तो जीवित होते हैं, उसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होगा वही तो सजीव कहलाएंगे। तो जो सजीव होते हैं कहीं ना कहीं भोजन बनाते हैं कि नहीं? किसी न किसी तरीके से निर्माण करते हैं। मछली हो गई, जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, कुछ भी हो गई ना। तो इसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो भोजन निर्माण करता है। तो उसी प्रकार पौधे भी भोजन का जो निर्माण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। और इस कारण इसे हम कहते हैं कि पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इसी कारण इसको ही कहा जाता है कि पौधे भी सजीव होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, NADP का पूरा नाम क्या है? जो NADP होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो NADP का जो पूरा नाम होता है यहाँ पे दिया है, क्या होता है? N मतलब निकोटीनेमाइड, A का मतलब एडेनिन, D का मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड, P का मतलब फास्फेट। तो NADP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? निकोटीनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, किसका नाम होता है? NADP का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। जो श्वसन क्रिया होती है वो क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखिए। अब दे देगा कि श्वसन का वर्णन कीजिए। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऊर्जा के विशेष ATP अणुओं में विभवई ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है, और इसी क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन क्या बोल देना? श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार ऊर्जा की विशेष ATP अणुओं में विभवी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, रुधिर में एंटीबॉडी एवं एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? रुधिर में जो एंटीबॉडी
बॉडी होता है और क्या एंटीजन वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये पूरा का पूरा समझाना है। तो मनुष्य में एंटीबॉडी या फिर एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं और आपको पूरा का पूरा मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है। तो रुधिर में एंटीबॉडी व एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो रुधिर में एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर में एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो रुधिर में एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं तथा एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और जो एंटीजन होते हैं यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर। रुधिर में एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, सीधा बता दीजिए, प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 15वां, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। जो पल्मोनरी धमनी होता है उसमें किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, उसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है तथा इसका कार्य रुधिर को फेफड़ों में ले जाना होता है। और पल्मोनरी धमनी का कार्य क्या होता है, जो रुधिर को फेफड़ों में ले जाना होता है। और पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन की रचना जटिल होती है। जो प्रोटीन की रचना होती है क्या होती है, जटिल होती है तथा यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। यह सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से मिलकर बनती है। इसके अतिरिक्त यह गंधक, फास्फोरस तथा आयोडीन एवं लोहा आदि में भी आंशिक रूप से क्या होती है, उपस्थित होती है। 17वां और लास्ट प्रश्न क्या है, अंतरनासिका पट किसे कहा जाता है। तो चेहरे पर उपस्थित नासिका दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है और नासिका के मध्य एक नासा पट होता है और इसी को अंतरनासिका पट कहा जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अध्याय नंबर जीव विज्ञान का पहले से यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का 17 अति लघुत्तरीय प्रश्न, बस यही 17 अति लघुत्तरीय प्रश्न जय प्रक्रम से पढ़ लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 100% श्योर देते हैं कि यहीं से आएगा। तो 34 नंबर आपको एक वीडियो में क्लियर हो गया। बहुविकल्पी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अति लघुत्तरीय कल जो आने वाला है वो लघु उत्तरी प्रश्न आएगा। कल क्या होने वाला है, तो कल आपका होने वाला है लघु उत्तरी प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है ना। और लघु उत्तरी के बाद हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो कि 7-7 अंक की रहती हैं। तो ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।